बच्चों की एनर्जी खतरनाक है, पर उस बच्चों को जन्म देने वाले, तो लेट्स हैव सम कंपटीशन। देखते हैं किसमें कितना है दम। बच्चे वर्सेस पेरेंट्स। पहले बच्चों का बारी। गुड मॉर्निंग। जब टीचर गुड मॉर्निंग बोले तब गुड मॉर्निंग ही बोलना है, लॉजिक नहीं लगाना है। अभी तो आफ्टरनून हो चुका है, आफ्टरनून तो आपका हो चुका है, मेरा थोड़ी हुआ है। गुड मॉर्निंग का मतलब फुल एनर्जी, गुड आफ्टरनून मतलब आधा एनर्जी, गुड इवनिंग मतलब 75 एनर्जी खत्म हो गई है, और लास्ट जब पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है क्या बोलते हैं हम? गुड नाइट। ये जर्नी है गुड मॉर्निंग से ले गुड नाइट तक की। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स नॉट अबाउट टाइम। अलॉन्ग विथ टाइम जब एनर्जी घटती रहती है तो हम गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक चलते हैं, पर एनर्जी बरकरार रहे तो हमेशा गुड मॉर्निंग है। इसलिए हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, बिकॉज हमारी एनर्जी अब भी बरकरार है। जैसे सुबह थी दोपहर में ऐसा ही है। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पेरेंट्स प्लीज। ठीक है, पेरेंट्स को एक मौका और मिलना चाहिए ना, पेरेंट्स आगे अल्टीमेट देयर पेरेंट्स, वन मोर चांस। गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। कुछ कुछ पेरेंट्स थोड़ा एक्टिव, अच्छा टीचर्स बैठे हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है। लेट्स बिगिन विद दिस एनर्जी टुडे सेशन। जैसे हम जानते हैं कोई भी अच्छा कार्य, शुभ कार्य करे, ये शुभ कार्य ही है, बच्चों को भविष्य बनाने का कार्य है। इससे शुभ और क्या हो सकता है? हम देश का भविष्य बनाने वाले हैं, आज के नव पीढ़ी का भविष्य बनाकर। तो इसीलिए शुभ कार्य को हम शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ। और उसके लिए विनती करता हूं कि जो आज हमारे कुछ गेस्ट यहाँ पधारे हैं, प्लीज स्टेज के ऊपर आए। हमारे पेरेंट्स ही हमारे गेस्ट है। स्टेज मेरे पास ही है, मैंने किसी एंकर को नहीं बोला है कि आप एंकरिंग के लिए आइए, हम ही एंकरिंग करेंगे और हम ही प्रेजेंटेशन देंगे एंड तक। तो इससे पहले कि आप मुझसे बहुत बोर हो जाओ, तो मैं चाहता हूं कि हमारे गेस्ट जो आज आए हैं उनके मुख से हम कुछ 2 मिनट चाहते हैं कि गाइडेंस करें हमारे जो बच्चे यहाँ पे, और वो जो भी, बिकॉज संदीपनी एकेडमी से वो जुड़े हुए हैं सालों से। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट हैं जो पहली बार इस साल एडमिशन उन्होंने लिया होगा संदीपनी में। कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस साल आप जुड़े हैं संदीपनी से, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं? बहुत सारे। एंड कितने पेरेंट जो पहले जुड़े हैं, पहले से ही 1 साल 2 साल 3 साल से? यस। तो स्पेशली जो न्यू पेरेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि उनके लिए कुछ शब्द वो बताए, बिकॉज हमें जब न्यू कभी हम नए जगह जाते हैं तो संकोच होता है, पता नहीं बच्चों को हमने सही जगह डाला कि नहीं डाला है, डिसीजन हमारा बराबर था कि नहीं था, ये चिंता हमेशा होती है। इसी के लिए पेरेंट्स मीटिंग का नियोजन हुआ है। पहला पेरेंट्स मीटिंग है हमारा फाउंडेशन क्लासेस का। तो मैं चाहता हूं पहले स्वरांजलि संगीत साधना केंद्र के डायरेक्टर सरवड़े केशव यशवंत सर स्टेज पे आए और 2 शब्द कहे। सन्माननीय व्यासपीठ, मला हे माहीत आहे की आपण सर्व मराठी आहोत, त्यामुळे मी आपल्या सर्वांशी मराठीमधूनच संवाद साधणार आहे। सरांनी आत्ताच सांगितलं की गुड मॉर्निंग आहे, आणि खऱ्यानेच ही आपल्या विद्यार्थ्यांच्या जीवनामधली नक्कीच गुड मॉर्निंग असेल। भविष्यामध्ये त्याचा तो सूर्योदय जो आहे तो निश्चित आपल्याला दिसणार आहे। लास्ट इयरमध्ये माझा मुलगा इयत्ता 6वीच्या फाउंडेशन क्लाससाठी अनेक क्लासेस शोधत मी सांदीपनी अकॅडमी या ठिकाणी उपस्थित झालो, आणि त्यांची वैचारिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक बैठक जी होती ती पाहिल्याच्या नंतर एकदम वेगळ्या पद्धतीच्या वातावरणामध्ये मी गेलो। मी ज्या पद्धतीमध्ये आहे किंवा ज्या ठिकाणी मी माझं काम करत आहे त्याच पद्धतीचं वातावरण मला सांदीपनी अकॅडमीमध्ये मिळालं। गेल्या वर्षीचं माझ्या मुलाच्या जीवनातलं एक अचिव्हमेंट असं होतं की तो ऑलिम्पियाडमध्ये पूर्ण नगर जिल्ह्यामध्ये पहिला होता। त्याचं नाव आहे स्वराज केशव सरवदे। तो नगर जिल्ह्यामध्ये पहिला होता, आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ऑलिम्पियाडमध्ये तो 71 ही त्याची रँक होती। तर अशा पद्धतीने सांदीपनी अकॅडमीने
माझ्या विद्यार्थ्याच्या जीवनामध्ये प्रगतीचा एक मोठा हातभार या ठिकाणी घेतला आहे. त्याचबरोबर मी सरांना या ठिकाणी धन्यवाद देऊ इच्छितो की त्यांनी प्रायमरीपासून आम्ही दोघे पण प्रायमरीला टीचिंग करतो. त्यांनी प्रायमरीचा पण विचार केलेला आहे. प्रायमरीपासून तर अगदी शिखरापर्यंत मुलगा कसा जाईल याची एक धोरण आदरणीय बालराजू सरांकडे आहे. मध्यंतरीच्या काळामध्ये ते माझ्या इन्स्टिट्यूटला देखील आले होते. त्यांनी एक वाक्य उच्चारलं होतं. ते वाक्य मी आपल्या सगळ्यांसमोर मांडेल आणि त्याची भूमिका त्यांची या ठिकाणी कशी होते तेही मी तुम्हाला सांगेल. त्यांचं एक वाक्य असं होतं की आपण शिक्षण देऊन विद्यार्थी घडवू, पण ते कदाचित क्रिमिनल इंजिनियर होतील किंवा क्रिमिनल डॉक्टरही होतील. आज आपण समाजामध्ये अशा पद्धतीची माणसं पाहत आहोत की नितांत गरज असली तरी पण डॉक्टर लोक त्या ठिकाणी अव्वाची सव्वा फीस घेऊन काम करतात, किंवा इंजिनिअरच्या बाबतीतही काही गोष्टी आपल्याला माहीत असतील, किंवा इतरही फील्डमध्ये, मी म्हणजे एक नाव म्हणून नाही पण इतरही फील्डमध्ये अशा पद्धतीची व्यक्ती, सुशिक्षित व्यक्ती काम करतात पहा. मात्र संस्कारी जर मुलगा असेल तो भले तो इंजिनियर होणार नाही, भले तो डॉक्टर होणार नाही, परंतु संस्कारी म्हणून तो एक माणूस होईल आणि माणूस हा भारताच्या समाजाचा एक मोठा नागरिक करण्याची जी भूमिका आहे ती या सांदीपानी अकॅडमीची आहे. याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आत्तापर्यंतच्या आपण कोणत्याही अकॅडमीच्या प्रोग्राममध्ये जर गेला असाल तर त्या ठिकाणी मला नाही वाटत की विद्येची देवता किंवा गणरायाचं अशा पद्धतीने स्वागत झालं असेल. आणि एक संस्काराची भूमिका त्यांनी जी मांडलेली आहे. सांदीपानीबद्दल मी काही जास्त तुमचा वेळ घेणार नाही, फक्त मराठी भाषेमध्ये एकच या ठिकाणी बोलू इच्छितो. सांदीपानी अकॅडमी आहे एक दीपस्तंभ. सांदीपानी अकॅडमी आहे एक दीपस्तंभ, ज्ञानाच्या वाटेचा अखंड संघ, ज्ञानाच्या वाटेचा अखंड संघ. मनापासून आवडलं तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्यात. थँक्यू. सांदीपानी अकॅडमी आहे एक दीपस्तंभ, सांदीपानी अकॅडमी आहे एक दीपस्तंभ, ज्ञानाच्या वाटेचा अखंड संघ. घडवितो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची दिशा. विद्यार्थ्यांची जी पण स्वप्न असतील ती स्वप्नांची दिशा घडवण्याचं काम आदरणीय बालराजू सर आणि त्यांची पूर्ण टीम करत आहे. घडवितो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची दिशा, शिस्त, कर्तृत्व, सेवाभाव हीच आहे त्यांची आशा, हीच आहे त्यांची आशा. सगळ्या विद्यार्थ्यांकडून शिस्त, कर्तृत्व आणि सेवाभाव हा पूर्ण भारताचा, पूर्ण देशाचा, पूर्ण नागरिकांचा, आपल्या जिल्ह्याचा, आपल्या गावाचा, आपल्या घराचा, सगळ्यांची व्हावी अशी त्यांची आशा आहे, इच्छा आहे. एवढं बोलून मी माझं या ठिकाणी संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पूर्ण नहीं समझता है तो मैं ध्यानपूर्वक ऐक रहा था कि क्या बोल रहे हैं, पर थोड़ा समझ लो आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है हमसे, जरूर पूरा करेंगे. आई रिक्वेस्ट राहुल सर टू प्लीज कम ऑन द स्टेज and add few more words of wisdom. माझा आवाज शेवटपर्यंत येत असेल. सरांनी गुड मॉर्निंग सुरुवात केली आणि सुरुवातीला त्यांनी मुलांनी आणि पॅरेंट्सविषयी कम्पॅरिझन केलं. मुलांचा आवाज सकाळी क्लास करून एक्झाम देऊन पण त्या स्पिरिटने येत होता. तो पालक रविवारी घरी असून आराम करून त्या स्पिरिटने येत नव्हता. याचं कारण जनरेशन गॅप. सरांनी तो पहिलाच मुद्दा क्लिअर केला का पॅरेंटचा आवाज मुलांपेक्षा मोठा पाहिजे होता. पण असे आमच्यासारखे काही पॅरेंट आहे की आमचा आवाज अजून बी मुलांपेक्षा मोठा आहे. तर सपोर्ट बालराजू सरांना आमचा नक्कीच राहील. याच्यापेक्षा जास्त पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड मूडनी. आता सांदीपानी अकॅडमीविषयी मी जास्त बॅक इयरपासून नाही आहे. मी जस्ट एप्रिलपासून सांदीपानी अकॅडमी जॉईन केली. कशी केली, काय केली, माझा मित्र जो क्लासमेट होता सतीश अंधारे सर राऊरी, मॅक्झिमम टीचर माझे फ्रेंड राऊरीतून येणारे, पाथर्डीतून येणारे, सहज डिस्कस झालं मार्च एप्रिलला का माझा मुलगा 9th फाउंडेशनला मी जॉईन केलेला आहे. 8पर्यंत सेल्फ कुठला क्लास नव्हता, कुठला काहीच नाही, घरीच आम्ही घेत होतो. अचिव्हमेंट बऱ्याच आजपर्यंत त्यांनी केलेल्या आहे, सांगण्यात मजा नाही. खरी अचिव्हमेंट प्रत्येक पालकाची इथं बसलेली एकच इच्छा आहे का माझ्या मुलाचं नाव या बोर्डवर येईल, तेव्हाच माझ्या मुलाचं नाव या स्टेजवर बोलेल. या तयारीनेच आम्ही सांदीपानी अकॅडमी जॉईन केलेली आहे का ग्राउंड लेवलची 8, 9, 10पर्यंतची स्कोरिंग 98, 96 याला कुठली व्हॅल्यू नाही आहे. ज्यावेळेस IITच्या या होल्डिंगवर
माझ्या माझ्या मुलीचं नाव येईल तेव्हाच मी जीवनामध्ये सक्सेस झालो असं आपल्याला मानता येईल. तर या दृष्टीने मी सांदेपणे अकॅडमी जॉईन केलेली आहे. माझी ज्यावेळेस नाना सर दुसरे मित्र माझे त्यांनी काल मला सांगितलं होतं, सर तुम्ही गेस्ट म्हणून याल का? मी यस बोललो, कारण तो फक्त एक इन्सिडेंट होता, पण त्याचं रूपांतर आज कोइन्सिडेंटमध्ये झालेलं आहे. आणि मी सकाळी सहज बालरावजी सरांचं सक्सेस ब्ल्यू प्रिंट माझी इच्छा होती. मी ओझर तर ॲमेझॉनवर वाचलं होतं की आपल्याला ते जर मिळालं तर भारी होईल, आणि तेच आमचं ऑनर करताना सरने ते पुस्तक मला दिलं. तर एक सकाळी जे स्वप्न पाहिलं होते दुपारी सत्यात होणं, याला एक योगायोगच म्हणावं लागेल. तर लर्निंग टीचिंग मेथड ही वन वे नाही होत. ज्यावेळेस सरांचे डिस्कशन केलं, ज्यावेळेस फर्स्ट फॉलोअपला ज्यावेळेस फीडबॅकसाठी आलो अबाउट संदीपानी, क्लास जॉईन करणे किंवा फक्त मी फाउंडेशन लावलं म्हणजे मी सक्सेस अचीव केलं असं नाही आहे. त्याला ज्यावेळेस 48 आवर्स पूर्वी सरांनी एक व्हिडिओ टाकला असेल, मी सरांचं फेसबुक पेज जेवढे व्हिडिओ असतात सगळे पाहत आलेले आतापर्यंत. सब्जेक्टिव्ह एक्झाम वेगळी, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम वेगळी. काल सरांचा 48 मिनिटचाच 48 सेकंदचाच आहे, नॉट 1 मिनिट. छोटासा क्ल्यू व्हिडिओ आहे, पण बरंच काही सांगून जातो. सर्व पॅरेंट बघताय, बरेचसे मॅक्झिमम लोकल नगरमधले. मी 80 किलोमीटर माझ्या मुलाला घेऊन येतोय. काहीतरी नक्कीच माझे काहीतरी ड्रीम्स असतील, माझे काही होप्स असतील. मी माझे सगळे कामं सोडून माझ्या या स्पिरिटनी पळतोय का नाही सांदेपणे अकॅडमी बेस्ट. कारण मागील 3-4 वर्ष रिझल्ट जर पाहिला, सांदेपणे अकॅडमीचं नाव नगरमध्ये प्रामुख्याने झळकलं जाते. ज्याप्रमाणे वन वे मेथड होणार नाही, सरांचे डिस्कशन किंवा सरांच्या प्रत्येक जे बुक आहेत त्यामध्ये क्लास लावला तुम्ही अचीव करणार असं नाही. त्याला जोड सक्सेस कधी भेटेल, कंटिन्यू तुमची मेहनत आणि स्वतःवर कॉन्फिडन्स पाहिजे. आणि सध्याच्या काळात काय होतं, कम्पॅरिझन. हा XYZ मुलगा इकडे आहे, त्याची लेवल इतके आहे, तसं नाही आहे. आपण आपल्यावर विश्वास जर ठेवला आणि आपली मेहनत पॉझिटिव्हली, आणि ज्याला आपल्या आई वडिलांची संस्काराची जाण आहे, जे आई वडील माझ्यासाठी रात्रंदिवस पाळताय, तो मुलगा मला वाटतं कुठल्याही किती कलयुग येऊ द्या, तो मुलगा डायव्हर्ट होऊन जाणार नाही. अशी पिढी पण अशी आहे. एक सांदेपणे अकॅडमी जॉईन करण्याचा एक वेगळा ट्रॅक म्हणजे इथं फक्त कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम बद्दल दिलं जात नाही, तर थोडा त्याला जो अटॅचमेंट आध्यात्मिक आहे, जी गरज आध्यात्मिकची आहे का, बऱ्याच ठिकाणी फक्त क्लास झाल्यानंतर मुलं घरी जाणे येणे, तर त्याला जो आध्यात्मिक टच आहे तो खूप गरजेचा आहे आणि खूप व्हॅल्युएबल आहे. निश्चितच सांदेपणे अकॅडमीमध्ये ज्याप्रमाणे ग्रोथ दरवर्षी वाढत चाललेली आहे, निश्चितच भविष्यात याच्या मल्टिपल असेल याची शाश्वत गॅरंटी सगळ्यांना आहे. त्यामुळंच आज मी 80 किलोमीटर येतोय. पुढच्या 1-2 महिन्यात किंवा पुढच्या वर्षी 100 किलोमीटर सुद्धा पॅरेंट्स तिथे यायला तयार राहतील. पुन्हा ऑप्शन सोडून नगरमध्ये घुसण्याचं कारण सांदेपणे अकॅडमीची सर्व टीम, कैरी सर असो आणि त्यांचा पूर्ण स्टाफ असो, राऊत सर असो, पूर्ण फाउंडेशन बॅच टोटल ज्या पद्धतीने आपल्याला घेत आहे. आता एप्रिलपासून मी बघतोय शनिवार रविवारचं शेड्यूल, ज्याप्रमाणे टीचिंग होतंय त्याप्रमाणे फीडबॅक होते. बऱ्याच ठिकाणी फक्त टीचिंग होते, फीडबॅक होत नाहीये. असाइनमेंट होत आहे, त्याच्यावर फीडबॅक होत नाहीये. तर सर्व पॅरेंटची इच्छा अपेक्षा एकच आहे, आणि त्याच मोटिव्हने सगळेजण आलेले आहे का माझा मुलगा इथे फ्लॅश कधी होईल, या दृष्टीने सगळे सांदेपणे अकॅडमीशी जोडलेले आहे. सांदेपणे अकॅडमी एक डायमंड म्हणूया, नगर जिल्ह्यातला एक डायमंड म्हणूया, ज्याप्रमाणे वेगळ्या पद्धतीने शाईन करतोय. आणि सर्वांना एकच विनंती राहील, माझ्यासोबत मॅक्झिमम टीचरचीच मुलं इथं आहेत. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वन वे होत नाही, हे अंतिम सत्य आहे. फक्त वन साईड चालणार नाहीये. जर तुम्ही याला जोडून जर घरी अभ्यास घेतला तर मला वाटतं 101% अचिव्हमेंट 100% असणार. जास्त बोलण्यात मजा नाहीये. सर इंटरनॅशनल कोच आणि ज्यांच्या ऐकण्यासाठी आम्ही आलेलो आहेत, तर मी माझं शॉर्ट्स बट स्वीट इथे स्टॉप करतो. थँक्यू सो मच. आपने सभी पेरेंट्स की ओर से लंबी एक लिस्ट दे दी है मुझे, क्या क्या अपेक्षाएं हैं आपके जो हमें पूरा करना है. ऐसे मैं तो सब पेरेंट्स को जानता नहीं हूँ, क्योंकि एडमिशन के वक्त मेजॉरिटी आप सब ने हमारे नाना सर से मिले होंगे या फिर बाकी सेल्स टीम से, इसलिए मैं खुद किसी को इनवाइट भी नहीं कर पाया, बिकॉज मैं जानता ही नहीं हूँ कौन पेरेंट्स हमारे साथ है. तो नाना सर ने इसलिए आपको इनवाइट किया, वो जानते हैं आप सबको. तो आज का ये मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम डिस्कस करें कुछ चीज़ों को, कि किस प्रकार से हम ये फाउंडेशन क्लासेस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हम ला सकते हैं,
और जो कर रहे हैं उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और नया कुछ करना है तो कर सकते हैं क्या। देखिए, एक कोचिंग क्लास ऐसा होता है जनरली कि सब कुछ फिक्स होता है, सिस्टम फिक्स, ये फिक्स, वो फिक्स। मैं मानता हूँ वैसे कुछ अच्छे होते हैं, परंतु मेरा थोड़ा तरीका अलग है। मेरे टीचर भी परेशान है मुझसे, सर कभी कुछ फिक्स ही नहीं होता है यहाँ पे। बोले पहले हमने यहाँ काम किया, वहाँ काम किया, वहाँ सब कुछ फिक्स होता है, पर आपके यहाँ कुछ फिक्स ही नहीं है। हर 6 महीने में कुछ तो नया लेके आते हैं आप, हर साल कुछ तो नया लेके आते हैं। तो कुछ फिक्स करो यार। मेरा पर्सनल मानना ये है कि ग्रोथ वहीं पे होता है जहां बदलाव होता है। जहां बदलाव नहीं है वहां ग्रोथ। हमें समय के साथ देखना चाहिए कि क्या आवश्यक है। अगर कोई पुराने सिस्टम है और आज के आधुनिक समय के लिए वो उचित नहीं है, तुरंत रोक देना चाहिए। अभी के समय के साथ जो आवश्यक है उसके हिसाब से बदलते रहना चाहिए, सिस्टम्स को अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे मोबाइल के अंदर अपडेट्स आते हैं ना, अपडेट करो अपडेट करो। जनरली मेरी हैबिट है अपडेट ना करने का, बिकॉज अभी टाइम नहीं है, कैंसिल कर देता हूँ बाद में। तो बाद में क्या होता है, कुछ महीनों के बाद थोड़ा स्लो हो जाता है मोबाइल, कुछ दिक्कत आती है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल में प्रॉब्लम है। तो मैं गया उसके बाद, बोल सर आपने कितने साल से अपडेट ही नहीं किया मोबाइल को। मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं है, हम नया नया अपडेट्स लेके आते हैं। आपको जो अपडेट आता है तो आपको अपडेट करते रहना है, तो मोबाइल जो है ना फिर नए नए जो ऐप्स आते हैं उसको अडॉप्ट हो जाता है। आपने अपडेट नहीं किया इसीलिए सर आपका फोन ठीक से चल नहीं रहा है, हैंग हो जाता है, प्रॉब्लम्स आते हैं। ऐसा ही कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है, वो कोचिंग क्लास हो या व्यक्तिगत रूप से भी क्यों ना। तो हम इसी विचारधारा पे चलते हैं सांदीपन एकेडमी के अंदर। तो इस साल स्पेशली अब कुछ पेरेंट्स हमारे हैं जो पिछले 2 साल 3 साल से भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पर आप जानते हैं कि 2-3 साल में हमारा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बिकॉज हमारा फोकस यहाँ पे था, है ना। तो यहाँ फोकस करने की वजह से छोटे बच्चों के ऊपर फोकस करना पॉसिबल बोलते ना। फोकस मतलब एक चीज पे ही हो सकता है, 10 चीज पे हम एक साथ फोकस, उसको फोकस ही नहीं बोलते। फोकस का मीनिंग ही है वन थिंग एट ए टाइम। एक बार में सिर्फ हम एक चीज के ऊपर ही पूरा ध्यान केंद्रित करके कार्यरत हो सकते हैं। मल्टीपल चीजों पे हम एक साथ फोकस करने का प्रयास करें, कुछ भी ठीक से होगा नहीं। तो इस साल हमने अपना फोकस हुआ डाइवर्ट कैसे, तो मैंने हाउ मेनी पेरेंट्स इससे पहले जब एडमिशंस के पहले एक इवेंट था, कौन सा इवेंट था, निश्चय इवेंट था, निश्चय का इवेंट के लिए, मेरी स्कॉलरशिप इवेंट के लिए हम यहीं पे उपस्थित हुए। संजोग में स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। कितने पेरेंट उस इवेंट के अंदर थे उपस्थित यहाँ पे? हाउ मेनी पेरेंट्स फ्रॉम हियर? कुछ पेरेंट्स थे। तो आपको याद होगा उस इवेंट में मैंने बोला था कि अगले साल मैं कहाँ जाने वाला हूँ, किसी को याद है? यस मैडम, आपको याद है? पुणे। हमने उस इवेंट में अनाउंस किया था कि नेक्स्ट ईयर ये मेरा आखिरी साल है नगर में, और अगले साल में जा रहा हूँ पुणे फॉर एक्सपेंशन, दूसरा वहां ब्रांच शुरू करें। पूरा प्लानिंग हो चुका था, मेरा सब कुछ सेट हो गया था। एंड उस बीच में जब हमने मेरी वाइफ को इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे, क्या 6 to 10 अभी यू शुड हैंडल, तो जब हमने चर्निंग करना शुरू किया रेगुलर क्लासेस के अंदर भी, फाउंडेशन के अंदर भी, बहुत सारी बातें सही चल रही थी, पर फिर भी हमको लगा इसमें बहुत स्कोप है इंप्रूवमेंट का। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, पर अभी वो सारी चीजें अगर मैं कोई एम्प्लॉय को रिक्रूट करके बोलूंगा आप करो, तो हो सकता है उतना जिस लेवल का एक्सपेक्टेशन है वैसा होने वाला नहीं है। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, जैसे आपने ये सेट करके दिया, अभी राहुल सर, नाना सर मस्त चला रहे हैं उसको, वैसे ही मुझे आप ये 6 to 10 पूरा सेट करके जाइए, यहाँ से जाना है। तो जब तक सेट होगा नहीं आप यहाँ से जाएंगे नहीं। अब क्या करें, वाइफ ने बांधा तो हम कुछ नहीं, वो बंधन बहुत खतरनाक होती है। भले ही मेरा पूरा प्लानिंग पुणे का था, पर उसके बाद ऐसे ही फिर बहुत सारे ऐसे मुलाकात कुछ प्रिंसिपल से हुई, कुछ और वेलविशर से हुआ, कुछ पेरेंट्स आए वो अनाउंसमेंट के बाद, उन्होंने बोलना शुरू किया सर क्यों ना आप नगर में ही ऐसे करो कि पुणे वाले बच्चे नगर में पढ़ने के लिए आए। अभी जिस सर ने भी ऐसे यहाँ बोला वहाँ, तो मैं सोचने लगा ये भी सही है, बिकॉज अगर मैं डिफरेंट जगह जाऊंगा हो सकता है यहाँ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, अब यहाँ क्वालिटी बनी है बिकॉज हम देख रहे हैं, अब यहाँ से हम कोई और चले जाए यहाँ क्वालिटी सोली डाउन ना हो जाए, ये भी एक डर है। तो हमने तय किया कि हम नगर में ही रहेंगे और पूरे भारत के बच्चों को नगर में पढ़ने के लिए यहाँ पे
इनवाइट करें। जैसे पूरे भारत भर से कोटा जाते हैं बच्चे, आगे से कोटा कोटा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नगर नगर बोलेंगे। अगले 5 सालों में ऐसे माहौल बनाएंगे, सब लोग नगर पढ़ने के लिए आएंगे। दिस विल बी एजुकेशन हब। फिर हमने डिसीजन ऐसे बदलाव किया है। अब मैंने बोला अगर रह ही रहे हैं तो थोड़ा और एक, वो बोलते हैं ना, एक साथ थोड़ा मल्टीपल, एक तीर में मल्टीपल निशान लगाना। अब रुके ही हैं तो हमने बोले काम करते हैं 6 to 10 में ऐसा फोकस करते हैं, बिकॉज गोल तो यही है। बिकॉज जो फाउंडेशन के लिए पेरेंट्स आते हैं अल्टीमेटली वो चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो 12th के बाद होने वाले हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव, वहां बच्चे हमारे उत्तीर्ण हो। या फिर उसके बाद कुछ लोग MPSC UPSC की भी ड्रीम करते होंगे, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्यों ना हम छोटे मतलब इन बच्चों से शुरू करें, क्योंकि होता क्या है 11th 12th में बच्चे 11th में हमारे आते हैं, तो 11th में आने के बाद अब अलग अलग जगह से आते हैं जो ट्रेन नहीं होते हैं, तो उनको फिर बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। और जब तक उनको समझ में आता है ये JEE क्या है, नीट क्या है, 1 साल गुजर जाता है। और जब उनको समझता है पीछे बैकलॉग छूट जाते हैं। बहुत लोग हैं सर जब उस टाइम समझा नहीं था इसलिए हमने सीरियसली लिया नहीं था, ठीक से पढ़ा नहीं था 11th में, अब क्या करें, अब कैसे करें। इतना लोड रहता है उस समय कि उस टाइम कुछ भी चेंजेस करना है उनके अंदर तो बहुत मुश्किल होता है, टाइम लिमिटेशन होता है। तो क्यों ना हम इसी एज से उनको डेवलपमेंट करना शुरू करें, छोटे बच्चों से 6 से 7 से 8 से। तो हो सकता है कि जब वो 11th में आएंगे देर ऑलरेडी रेडी फॉर इट, तो फिर इन बच्चों से हम ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं। बिकॉज मेरा पुणे जाने का एक ही उद्देश्य था, मैंने उस दिन बोला था, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑल इंडिया रैंक्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब सिलेक्शंस हो रहे हैं, IIT में जा रहे हैं, NIT में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इट्स ओके। नगर में हमारा कोई कंपटीशन सचमुच का नहीं है रिजल्ट्स में, पर इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हमको ऑल इंडिया रैंक चाहिए। मैं ऑल इंडिया 6th रैंकर हूं, तो मेरी अपेक्षा है कम से कम मेरा बच्चा कम से कम 5th रैंकर तो हो, 4th रैंकर तो हो। जैसे पेरेंट्स सोचते हैं ना कि अगर कोई पेरेंट अभी मान लो जॉब करते हैं और उनको 1 लाख महीने पगार मिलता है, कितने पेरेंट्स को कम से कम 1 लाख मिलता है? कोई नहीं बताएंगे। सर ये सारी बातें आपको पता नहीं क्या, लेडीज को एज और जेंट्स को पगार पूछते नहीं पता है, मुझे पता है आप नहीं बताएंगे, बताएंगे तो सर फीस भरना पड़ेगा तुरंत सारा फीस मांगेंगे। पर जो पेरेंट का 1 लाख पगार है, क्या आप ये अपेक्षा करते हैं कि आपके बच्चों का पगार कम से कम 10,000 होना चाहिए? 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर ना। मेरा 1 लाख है तो मेरे बेटे कम से कम 10 लाख तो होना चाहिए। पता नहीं साल का महीने का, पर इतना तो श्योर है। पर हम ये अपेक्षा करते हैं हमसे बेहतर पोजीशन में हमारे बच्चे हो। जिस भी पोजीशन पे हम एज ए पेरेंट है, हमसे बेहतर पोजीशन में बच्चे हो, तो ऐसे ही शिक्षक के रूप में हमारी भी अपेक्षा है सालों से। अगर मेरा ऑल इंडिया 6th रैंक है तो मेरे बच्चे कम से कम मुझसे बेहतर हो। टॉप 5 में तो एक तो बच्चा आए तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और इसीलिए संघर्ष कर रहे थे हम सालों से, पर माफ करिए ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं नाकामयाब रहा। क्योंकि वो 2 साल में सच में बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ के बच्चों को डेवलप करने के लिए, और ये रिजल्ट लाने के लिए भी आपको पता नहीं है कि हमारे पूरी टीम कितना रगड़ रगड़ के यहाँ तक आते हैं, वो भी कुछ बच्चों का। तो हम सब बच्चों के लिए प्रयास करते हैं, पर इट्स ए रियली ग्रेट चैलेंज है ना। जब बचपन से 10th तक उनका अलग प्रकार का एजुकेशन होता है, अलग माहौल होता है, जहाँ पे वो सब चीज को गलतियों को बाहर निकालो, सही तरीके डालो, सब लेते भी नहीं है। तो हमने सोचा अगर हम यहाँ पे हैं तो अभी काम करते हैं, आखिरी एक प्रयास कर लेते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट्स। फाउंडेशन लेवल से ही उनका हम ग्रूम करना शुरू करेंगे। तो हो सकता है 4 साल समय मिल गए हमको बच्चे के, 5 साल समय मिला तो ऑल इंडिया रैंक आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इस साल हमने फाउंडेशन खुद के हाथ में लिया और कुछ बदलाव भी हमने किए। हम चाहते हैं कि हर एक पॉइंट्स को आपसे डिस्कस करें और उसके बाद आपका फीडबैक भी हम लेंगे। तो उसमें थोड़ी ऊपर नीचे गड़बड़ भी हो रही है, कुछ पेरेंट्स जानते भी हैं। जैसे हमने वीडियो रिकॉर्डिंग का प्लान किया था सबसे पहले, तो 11th 12th में हम 2-3 साल से कर रहे हैं, पर वहाँ उतना दिक्कत नहीं आ रही, बिकॉज दिन भर का शेड्यूल रहता है। सुबह रिकॉर्ड हो गया, शाम तक अपडेट हो जाता है, और हम सभी क्लास में रिकॉर्ड नहीं करते हैं।
बिकॉज सबका सिलेबस सेम है ना, भले ही 4 क्लासरूम है, सबका सिलेबस सेम है, इसीलिए हम एक क्लास में रिकॉर्डिंग करते हैं और डाल देते हैं। तो 4-5 लेक्चर होते हैं बस, तो आराम से अपलोड हो जाते हैं यूट्यूब के अंदर। फिर हम लिंक भी सेम डे भेज देते हैं। हमने बोला इस साल क्यों ना हम 6 to 10 के लिए करें, अच्छा लास्ट ईयर मैंने बोला था, तो शुरू किया, पर बार बार स्टाफ का कंप्लेंट आ रहा था, हो नहीं रहा है ठीक से, बहुत किचकिच हो रही थी। अभी इस साल मैंने बोला क्यों नहीं हो रहा, मैं खुद करता हूं। तो मैंने 3 रात मैं मेरी वाइफ लेके वो सब डेटा लेकर घर, तब समझ में आया प्रॉब्लम्स क्या है। यूट्यूब का लिमिटेशन, यूट्यूब 12 GB के ऊपर अपलोडिंग का परमिशन उसका नहीं है, 12 GB लास्ट है, और एक एक वीडियो अपलोड करने के लिए भी बहुत समय, बिकॉज हर वीडियो का लेंथ 5 GB 9 GB ऐसे बन रहा है। अब जीबीज का जो वीडियोस अपलोडिंग में बहुत टाइम लग रहा है, तो टेक्निकली बहुत मुश्किल जा रहा है। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसके लिए सेपरेट टेक्निकल टीम बैठाना पड़ेगा, सेपरेट सिस्टम बैठाना पड़ेगा, और कुछ अपग्रेडेड एप्लीकेशंस तैयार करने पड़ेंगे। ऐसा मुझे समझ में आया जब मैंने खुद करना शुरू किया, उसलिए कुछ चीजें खुद करना पड़ता है, पहले खुद ही करते हैं, एंकरिंग समझ में आएगा क्या दिक्कत आती है ना। क्योंकि जब स्टाफ की प्रॉब्लम तभी समझेगा जब खुद हम उतरे करेंगे। अब तक बहुत डांट पड़ रही थी उनको, मैं समझा नहीं, सच है मुश्किल है। तो उसके लिए एक सिस्टम बना रहा हूं मैं, अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, तो मैंने ग्रुप में डाला भी है। एक 10 दिन की अवधि आप दीजिए, 10 डेज में प्रॉपर सिस्टम्स हम बैठाएंगे, ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस निकालेंगे। टेक टीम से हम बात भी कर रहे हैं, अलग अलग टेक्निकल टीम से, और हम भी रिसर्च कर रहे हैं क्या अलग प्लेटफॉर्म्स हम यूज कर सकते हैं, पेड प्लेटफॉर्म्स, जिससे कि ये सोल्यूशन आ सके। देयर इज द फर्स्ट अबाउट वीडियो रिकॉर्डिंग्स, जो आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं। दूसरा, हमने इस साल असाइनमेंट मॉडल शुरू किया है। लास्ट ईयर तक असाइनमेंट मॉडल नहीं था, हर वीक एक सब्जेक्ट का एग्जाम होता था, वीकली 1 सब्जेक्ट। इस साल मैंने चेंज किया है कि हर वीक 3 वीक असाइनमेंट्स होंगे और 1 वीक फुल टेस्ट होगा 3 घंटे का, जैसे नीट और जेई का होता है। इंस्टेड ऑफ 1 आवर एग्जाम, हमने 3 घंटे एग्जाम प्लान किया है और वीकली असाइनमेंट्स प्लान किया है। थोड़ा समझाता हूं मैं असाइनमेंट कैसे करने की अपेक्षा है, क्योंकि मैंने बोल दिया और वो आप लोग कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो सबमिट हो रहा है, कुछ तो टीचर चेकर दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे मतलब एग्जैक्टली जैसे मेरी अपेक्षा वैसा नहीं हो रहा है। तो ये मीटिंग उसके लिए भी, हमारे टीचर्स भी यहाँ बैठे हैं, आप भी यहाँ बैठे हैं। असाइनमेंट सबमिट करने की अपेक्षा ये है, भले ही क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, आपको सॉल्व सब्जेक्टिव तरीके से ही करना है। जो असाइनमेंट नोटबुक है उसमें हर एक स्टूडेंट से अपेक्षा है कि आप सॉल्यूशन लिखिए, आंसर टिक मत करिए। सिर्फ फाइनल आंसर आपको लिखना नहीं है, वो एग्जाम में कर सकते हैं, पर असाइनमेंट मतलब सब्जेक्टिव, आपको वो क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कैसे आया है, तभी तो समझेगा ना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी नहीं है असाइनमेंट में। कितने क्वेश्चन हो सर असाइनमेंट, कितने थे आप असाइनमेंट क्वेश्चंस? 500, 1000, लेस देन 15, 50 पर वीक कितना जाता है असाइनमेंट क्वेश्चंस? कोई 30, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन तक आएंगे, थोड़ा थियरिटिकल है तो 50 क्वेश्चन आएंगे। और पूरे वीक भर में आप डिवाइड कर लो, सैटरडे संडे को छोड़ के, मंडे से हम काउंट करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन में डिवाइड करेंगे। अगर हर दिन सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व किया तो भी आराम से हो जाएगा। और मुझे लगता है कि हर एक जन इतना टाइम निकाल सकते हैं। 5-10 क्वेश्चंस डेली करना चाहिए, क्योंकि आप टच में रहेंगे फाउंडेशन के। नहीं तो वीकेंड फाउंडेशन होता है तो वीकडेज में कुछ भी नहीं करेंगे, यू लूज द टच। एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज ए की टू सक्सेस। कंसिस्टेंटली उस सब्जेक्ट के टच में रहना जरूरी है फाउंडेशन के। इसके लिए हम जानते हैं कि ऑलरेडी बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल का होमवर्क भी रहता है, बहुत लोड है, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट जिनको बहुत लोड है वो थोड़े टाइम ले सकते हैं, और है ना, या क्वेश्चन थोड़ा कम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। पर मेजोरिटी के लिए वैसा नहीं होगा, तो आप एटलीस्ट हर दिन 5-5 क्वेश्चन तो भी सॉल्व करिए, और डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करिए। आपने आंसर क्यों लिखा आप समझाइए, ये स्टेप 1 स्टेप 2 ये ऐसा ऐसा किया है, भले ही शॉर्टकट से भी क्या होगा, शॉर्टकट क्या है वो भी समझो, लिखो यूजिंग दिस शॉर्टकट, ऐसे ऐसे करके मैंने सॉल्व किया है, ताकि टीचर को समझे कि आपको समझा कि नहीं समझा।
सिर्फ टिक टिक मार के देना है तो इट्स ऑफ नो यूज। तो कितने लोग टिक टिक मार के सबमिट कर रहे हैं असाइनमेंट? कोई नहीं। मैंने तो देखा है नोटबुक्स जिसमें सिर्फ डायरेक्टली टिक टिक मार के सबमिट किया है। रेज योर हैंड। ठीक है, रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं, कितने लोग पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ असाइनमेंट सबमिट करते हैं? रेज योर हैंड विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो जो ने हाथ ऊपर नहीं किया समझिए उल्टा है ना? तो टिक टिक मार के सबमिट। तो आगे से ठीक है, अब तक जो हुआ कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे जो असाइनमेंट सबमिट करेंगे आप कृपया करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस को लिखिएगा। करेंगे आगे से बच्चे? यस और नो? डराने नहीं बोला मैंने, सभी करेंगे ना? हाँ जी। तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना है, पेरेंट्स मीटिंग इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स भी ध्यान दे। असाइनमेंट मस्ट बी सबमिटेड लाइक दिस। घर में बच्चे सॉल्व करते हैं तो आपको ध्यान देना है सबमिट कैसे कर रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू टीचर्स, टीचर्स ऑल्सो गिव। जो असाइनमेंट में डिस्क्रिप्शन नहीं है उस नोटबुक्स को आप अलग कर दीजिए, डोंट चेक द नोटबुक्स। और उन बच्चों को हम स्पेशल ऑपरेशन के लिए बुलाएंगे मेरे कैबिन के अंदर। तैयार है आप ऑपरेशन के लिए? So please everybody submit your assignments with descriptive type, right? That is second thing, it's very important. हर चीज जो हमने इंप्लीमेंट किया कोई तो पर्पस दिमाग में है इसलिए किया है, ठीक है ना? और हमने क्या न्यू इंप्लीमेंटेशन किया है इस बार आप देखेंगे फाउंडेशन में सभी टीचर्स जो हमारे 11th-12th के हैं, जो नीट और जेई को पढ़ाते हैं, 100% सब टीचर्स वही है ना? तो एज इट इज अभी से क्यों हमने रखा है? ताकि एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग भी टीचर का बन सके, बिकॉज ये बॉन्डिंग बने बहुत टाइम लगता है। तो जब 11th में बच्चे आते हैं ना, इट टेक्स सम टाइम, 6 months 7 months लग जाता है ये बॉन्डिंग बनने के लिए। तो पहले से टच में रहेंगे तो बहुत ईजी है। टीचर और स्टूडेंट का अगर जितना अच्छा बॉन्डिंग बनेगा उतना अच्छा समझ में आएगा, उतना डाउट्स पूछना ईजी हो जाएगा, है ना? नहीं तो बहुत लोग डर लगता है डाउट्स पूछने, उसमें बहुत टाइम निकल जाता है। और सभी एक्सपर्ट टीचर्स है, और जब भी आपको कोई दिक्कत आए तो उनसे आप कम्युनिकेट भी कर सकते। दिस ऑल आर ट्रेन्ड, वेल ट्रेन्ड टीचर्स। टीचर्स का भी हमारा वीकली ट्रेनिंग होता है जिसमें ये सब बातें, सिर्फ टीचिंग का ही नहीं, हम मेनली एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं, बाकी से बातचीत करते हैं। ये सभी टीचर्स तो अच्छे हैं, व्यवहार में भी हर चीज में है, तो उनसे आप खुल के ओपनली डिस्कशन कर सकते। कोई भी दिक्कत आया तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ कंसर्न्स, मैंने जो बोला उसके अलावा कुछ कंसर्न्स आपके होंगे। वी हैव मोनिका मैडम हियर, या राहुल सर, वो लिंक शेयर करना सब ग्रुप में, मोनिका मैडम और आप। फाउंडेशन का लिंक सेंड किया ना मैंने आपको, कंसर्न फॉर्म। अभी आप सभी के सभी पेरेंट्स आप चेक करिए, ग्रुप के अंदर जो फाउंडेशन का ग्रुप है उसमें एक लिंक आएगा, यू विल हैव 5 minutes ऑफ एक्सरसाइज। तो हम चाहते हैं कि उसमें जो क्वेश्चन दिए मैं समझाऊं क्वेश्चंस क्या है, वो हिंदी में भी मराठी, दोनों भाषा में, मराठी में और हिंदी में है। उन क्वेश्चंस को आपके आंसर्स वहां पे लिखने हैं, टाइप करने हैं। तो जिन पेरेंट्स को थोड़ा मुश्किल हो रहा है मतलब टाइप करना वगैरह, तो आवर टीम इज हियर अवेलेबल, यू कैन मूव देयर। मैं चाहता हूं कि हमारे जो टीचर्स और बाकी है हेल्प करें उनको, जिनको भी दिक्कत आ रही है, आपको पता नहीं है कैसे गूगल फॉर्म में टाइप करना होता है, आप उनको ओरली बताइए मराठी में और वो उसको टाइप कर देंगे, है ना? गूगल फॉर्म में इसीलिए चाहिए बिकॉज हमारे पास रिकॉर्ड होगा कि आपके क्या फीडबैक है, क्या कंसर्न्स है, ताकि कल से हम बैठ के आपके हर एक कंसर्न के ऊपर सोल्यूशन निकाल सके और आपको हम ग्रुप में अपडेट करेंगे, आपका ये कंसर्न था, हमने ये सोल्यूशन निकाला है। तो ऐसे हर चीज को इंप्रूवमेंट करते करते ही हम बेस्ट बनेंगे, तुरंत बेस्ट नहीं बनेंगे। वॉलंटियर्स टेक योर पोजीशंस इन डिफरेंट लोकेशंस विद पेरेंट्स। 3 things you liked about Sandipani Academy. What made you happy or proud as a parent? मराठी मध्ये असा है, सांदीपनी अकॅडमी बद्दल आपल्याला आवडलेल्या 3 गोष्टी, पालक म्हणून आपल्याला कोणत्या गोष्टी आनंद किंवा अभिमान वाटतात? 3 ऐसी बातें लिखना है जो आपको अच्छे लगे 1 महीने में। अच्छा ही शुरुआत करिए, हमेशा बुराई नहीं करना है, ठीक है ना? थोड़ा अच्छा शुरुआत करते हैं। और दूसरा प्रश्न है 3 things we can improve, सजेशन टू हेल्प अस बिकम बेटर।
ऐसे 3 चीजें कौन सी है जो आपको लगता है सर ये गोष्ठी है जहां पे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, इसको ऐसा किया तो और अच्छा होगा बच्चों के लिए। ऐसे आप 3 सजेशंस लिखिए सोच के। ये सजेशन, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके सजेशंस के आधार पे हम और बेहतर सिस्टम्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट तीसरा क्वेश्चन है, वन न्यू थिंग यू वुड लव टू इंप्लीमेंट फॉर योर चाइल्ड्स बेटर ग्रोथ। एक फ्रेश आइडिया कोई तो भी जो अभी हम सिस्टम में है ही नहीं, अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं, ऐसा कुछ नया आइडिया कुछ है क्या आप और हम मिलके बच्चों के लिए कर सकते हैं? कुछ तो अलग जो अब तक सांदीपनि ने इंप्लीमेंट नहीं किया है, ऐसा कोई आइडिया आपके पास है तो आप एक नया आइडिया भी डाल सकते हैं, हम उस भी काम करेंगे। से तीनों प्रश्न का उत्तर आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी किसी भी भाषा में वहां पे टाइप करके सबमिट कर सकते हो। स्टूडेंट का नाम डालना है और स्टैंडर्ड भी डालना है वहां पे। प्लीज पेरेंट्स 5 मिनट्स टाइम। पेरेंट्स ने लिखा है जो ही पॉइंट्स, अब बहुत सारे मराठी मध्ये आहे तो मला मराठी गलत नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि राहुल सर थोड़ा सा आइए स्टेज पे और थोड़ा इसको पढ़े, कुछ चीज़ें हम यहीं पढ़ के हम यहीं रिजोल्यूशन करते हैं क्या है सभी का मत। कुछ पॉइंट्स सर पढ़ेंगे यहाँ पे। सर ये रेस्पॉन्सेस है जो पेरेंट्स ने लिखे हैं, मराठी वाले दोनों पढ़िए, इंग्लिश और मराठी जो। हाँ ये तो माइक, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो आप बोलेंगे सर अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसीलिए पेरेंट्स ही पेरेंट्स से मत पढ़ लेंगे। फर्स्ट रिस्पॉन्स, फर्स्ट क्वेश्चन, there are 3 things दोनों you ही like about Sandipani Academy. All teacher are very friendly and encouraging. आपको 3 things लिखने के था। पहला लिखा है ऑल टीचर आर वेरी फ्रेंडली एनकरेजिंग, टीचर्स आर वेरी वेल acquainted with their subject, all teacher founder of the academy are spiritual, provide enriching environment. कुछ मराठी वाले मराठी ज्यांनी रिस्पॉन्स दिलेला आहे, शिक्षणाबरोबर अध्यात्माची जोड अपेक्षित आहे त्यांना। माझ्या मुलांमध्ये कॉन्फिडन्स वाढत आहे, अभ्यासामध्ये इम्प्रूव्हमेंट होत आहे, असाइनमेंट अँड व्हिडिओ त्यामुळे आम्हाला काम चालू आहे समजते, असाइनमेंट विथ व्हिडिओ त्यामुळे काम चालू आहे समजते। शिस्त व अभ्यासाची आवड मुलांना लागते, मुलांना शिकवताना काही नवीन गोष्टी सांगितल्या जातात त्यामुळे मुलांना नवीन नवीन माहिती मिळते, ही मुलांकडून आम्हाला समजते। प्रॉपर मॅनेजमेंट, क्लीनलीनेस इज मेंटेन इन द क्लासरूम विच हेल्प टू कीप स्टुडंट माइंड फ्रेश, नाईस टीचिंग मेथड्स। त्यानंतर नेक्स्ट रिस्पॉन्स आहे, माझ्या पाल्यास टीचर करत असलेले टीचिंग आवडते आणि समजते। टीचिंग आणि टीचर सर अच्छी बातें पढ़ रहे हो, बुरी बातें पढ़िए ना। पहिल्या रिस्पॉन्सचे 3 सीट असल्यामुळे पहिल्या याच्यात फक्त चांगल्याच गोष्टी होत्या। आता कैरी सरांची अपेक्षा आहे चांगल्या गोष्टी नको, सुधारणा काय अपेक्षित आहेत। 3 थिंग्स यू लाइक अबाउट सांदीपनी अकॅडमी। पहिल्या रिस्पॉन्स मध्ये इम्प्रूव करने वाली बात, इम्प्रूव करने वाले, डोंट चेंज सब्जेक्ट टीचर आफ्टर स्टार्टिंग कोर्स फॉर 6th क्लास नंबर, एनी सजेशन। सब्जेक्ट टीचर, ये रेस्पॉन्स तो मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर देता हूँ। आपको जो पॉइंट्स है, सब्जेक्ट टीचर की बदलाव उतने नहीं होंगे ज़्यादा, मतलब इनिशियल से थोड़ा सा हमारे भी सब स्टाफ को हम पैक कर रहे हैं। मैंने बोला सभी 11th-12th वाले हैं उन्हीं को यहाँ पे डाल रहे हैं, तो एडवांस बैच चालू हो रहा है हमारा नेक्स्ट। हमारा अभी कुछ 11th के हमारे ऐसा हो गए, जितना अपेक्षित बैचेस थे उससे 2 बैच एक्स्ट्रा बन गए हैं इस साल, तो उसकी वजह से थोड़ा मैनेजमेंट ऊपर नीचे नए बैच जो बने हैं, हो सकता है यहाँ वहाँ लेक्चर टीचर का हो जाए, पर रेयर केस में ही होगा एक आध टीचर का, पर आगे से नहीं होगा। ये लास्ट जो भी चेंज होगा, अभी ये लास्ट वीक है हमारा, इसके बाद कोई टीचर चेंजेस नहीं होंगे। कोई टीचर चेंज हुआ है क्या आपने से लिखा है तो 6th क्लास में, तो बाकी क्लास में नहीं हुआ रहेगा, पर थोड़ा बहुत एक फिजिक्स का फैकल्टी का बस थोड़ा चेंज हमने किया है और बाकी सब चेंजेस नहीं किए हैं, ओनली इन फिजिक्स, राइट। फिजिक्स थोड़ा मॉडिफाई किया बिकॉज ऑफ कुछ रीजंस, आगे से वो टीचर कंटिन्यू ऐसे ही रहेंगे। स्टूडेंट कंसल्टिंग फीडबैक एवरी चैप्टर एंड चैलेंजिंग एजुकेशन लाइक कंपटीशन। तो आप एक टीचर ने, एक पेरेंट ने फीडबैक दिया है कि स्टूडेंट कंसल्टिंग में काउंसलिंग होगा, स्टूडेंट काउंसलिंग हर चैप्टर के बाद फीडबैक लेना चाहिए और थोड़ा चैलेंजिंग माहौल क्रिएट
करना है। राहुल सर नोट डाउन दिस पॉइंट। हाँ, सो काउंसलिंग भी अभी आपका अनाउंसमेंट करेंगे हम, कैसे हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। एंड चैप्टर वाइज फीडबैक नहीं होता है, पर हमारा फीडबैक अभी तक फीडबैक सिस्टम चालू हुआ है, फाउंडेशन में शुरू नहीं हुआ है। तो अभी से फीडबैक सिस्टम फाउंडेशन में शुरू हो जाए। फीडबैक हमारा एक्चुअली वीकली होता है, हर वीक फीडबैक होता है। तो टीचर्स जो है पेरेंट्स के लिए ही फीडबैक हम भेजेंगे, फॉर्म जो ग्रुप में आएगा। बिकॉज कभी कभी बच्चा जो है क्लास में फीडबैक लेते हैं, सब बच्चे क्लास में अच्छा ही लिखते हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे बहुत सारे देखा हमने। और फिर पेरेंट आके बोलते हैं सर बच्चे को ये समझ में नहीं आता है, फीडबैक फॉर्म देखा तो उसमें लिखा है वेरी गुड, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा क्लास में डरता हो, 10 रीजंस होंगे। तो इसीलिए हम एक फीडबैक फॉर्म पेरेंट्स के लिए भी डालेंगे, जो अभी आप कंसर्न्स रहेंगे ऐसे। तो वीकली बच्चे से बातचीत करिए, क्लास में तो फीडबैक होगा, एक फीडबैक ग्रुप में आएगा वीकली बेसिस पे, जिसको आप कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी कंसर्न है तो आप उसमें डाल सकते हो। तो फीडबैक लिया जाएगा आगे से, वीकली फीडबैक। एंड चैलेंज एजुकेशन अभी तो शुरू नहीं हुआ है, अभी शुरू होगा सर, मजा आएगा, ठीक है ना। जो आपको चैलेंजिंग माहौल चाहिए वो 100% मिलने वाला है, हम बताएंगे उसके बारे में। डाउट सेशन, स्ट्रेस रिलीविंग प्लान, सम वीडियो सेशन फॉर मोटिवेशन ऑफ IIT पीपल। सो डाउट सेशन जो है हर एक संडे, व्हाट इज द टाइमिंग फॉर डाउट सेशन? 2 to 3:30 हर संडे को डाउट्स का पहले से ही प्री प्लान है। एवरी संडे 2 बजे क्लासेस खत्म होते हैं, 2 से 3:30 तक हमारे सभी टीचर वहीं रहते हैं। तो जिन भी बच्चों को जो भी डाउट्स होंगे वो उस टाइम क्लैरिफाई कर सकते हैं, वो स्लॉट है डाउट्स के लिए, तो डाउट स्लॉट। एंड मोटिवेशन का अगर आपको चाहिए तो मेरा चैनल अलग से डॉक्टर बालराजू करी करके यूट्यूब में, कैन यू प्लीज सर्च ऑन यूट्यूब में सर्च करिए तो एक बार, थोड़ा ये बहाने सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे मेरे। तो इफ यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो इसमें मैं अभी कुछ 2 महीने से मैंने कुछ वीडियो क्या बोलते हैं डाला नहीं है वीडियोस, परंतु कंसिस्टेंटली अभी से मैं पोस्ट करूंगा वापस। उसके अंदर ऑलरेडी डिफरेंट टॉपिक स्टूडेंट रिलेटेड है, सारे स्टूडेंट रिलेटेड सारे टॉपिक्स में वीडियोस में डालता रहता हूँ। बस मैं उतना प्रमोट नहीं करता हूँ, ग्रुप्स में कभी कभी डालता हूँ ऑर्गेनिक प्रमोशन के लिए। पर आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें रेगुलरली वीडियोस आते रहेंगे स्टूडेंट बेस्ड, IIT हो, नीट, कोई भी एग्जाम के लिए हैबिट डेव्हलपमेंट के ऊपर, उसको आप फॉलो करिए, विल गेट ऑल कंटेंट। त्या चॅनलमध्ये बरेचसे व्हिडिओ मोटिवेशनवर आधारितच आहे. सरांनी ते टाकलेले आपण अभ्यासाची तयारी कशी करावी, जे सिंपल ग्राउंड लेवलचे क्वेश्चन आहेत का मुलांची तयारी 8वी किंवा 10वीला कशी करावी, स्टेट बोर्ड पासून अप टू नीट IIT पर्यंत सर्व डीप मध्ये सरांनी त्या व्हिडिओमध्ये डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. युट्यूब चॅनलवर सरांचे खूप छान व्हिडिओ आहेत. त्यानंतर एक फीडबॅक आहे, विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे टाइम टेबल बनवून देणे, स्टूडेंट टाइम टेबल बनवून देने, ते पण मैं आंसर करता हूँ। नेक्स्ट मेरे टॉपिक के अंदर वो है, आगे जाइए। 2-3 मुद्दे और बचे हैं, बताऊंगा मैं आपको, पैंट खत्म नहीं हुआ है। एक लास्ट फीडबैक फॉर्म आप पढ़ लीजिए इंप्रूवमेंट्स के लिए। सर आप पढ़ लीजिए सर फीडबैक फॉर्म, आखिरी जो भी इंप्रूवमेंट्स खुद का ही बताएंगे। अच्छा खुद का भी दीजिए। मी माझाच स्वतःचाच एक माझी रिक्वायरमेंट आहे। इथं बरेचसे पालक आहेत, ते माझे मित्र शिवाजी खुडे सर पण होते लास्ट टाइम याच ठिकाणी, याच कॉरिडॉरमध्ये एक मीटिंग झाली होती आपली लास्ट टाइम। तर त्यावेळेला सरांनी आत्ता बोललं की काही इंस्टिट्यूटमधनं मुलं ही टॉप करतात, कुछ इंस्टीट्यूट है जहाँ से बच्चे जो है वो टॉप कर रहे हैं, लेकिन आपको भी सर ये मालूम होगा, या हमको भी अभी एज अ टीचर हमको भी मालूम है कि वो नियर अबाउट 6 से ही उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन है फुल टाइम। वो खाली पढ़ाई किसका कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, बायोलॉजी कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं और केमिस्ट्री का ही कर रहे हैं। बाकी जो अलग सब्जेक्ट है जिनकी अभी नीड ही नहीं, ऐसा हो रहा है, और वो टोटली फोकस ऑन नीट और JEE, उसके लिए ही वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट अभी कोटा में भी है या पुणे में भी चल रहे हैं कि एक्सटर्नल वो 6 से ही एक्सटर्नली स्कूल में जा रहे हैं, कौन से भी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और स्कूल में वो नहीं प्रेजेंट रहते, वो खाली इंस्टीट्यूट में जाते हैं, फुल टाइम उनका पढ़ाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का चल रहा है। तो अप टू 10th तक ही उनका क्या होता है कि पूरा 11th और 12th का पूरा जो मटेरियल है वो उनका हो जाता है।
बाद में 11th और 12th में वो जो एडवांस लेवल का भी कुछ मटेरियल रहेगा तो वो ग्राफ्स कर लेते हैं या रिपीटेशन होता जाता है उनका, इसकी वजह से वो तो टॉप में आएंगे. आता परिस्थिती अशी झालेली कोट्यामध्ये असू दे किंवा बाकलीवाला असू दे, पुण्याचे काही इन्स्टिट्यूट्स आहेत किंवा जे चेन्नई वगैरे अशा ठिकाणी की आता 6वी पासून मुलाला स्कूल जॉईन करत नाहीयेत पॅरेंट्स. तुम्ही जे पण बन्सल म्हणून जो आजचा टॉप आलेला होता त्यांचंही मी बायोडाटा वाढला, तो इयत्ता 6वी पासूनच कोट्यामध्ये होता आणि 6वी पासून तो फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्स एवढ्याच गोष्टी करतोय तो. मग तो 6वी पासून फक्त तेवढंच करतोय, त्याचा 7वी 8वी मध्ये किंवा 9वी मध्येच तो हार्डली सगळा सब्जेक्ट क्लिअर होत आहेत त्याचे, आणि नंतर 11वी 12वी आणि 10वी पासूनच तो एक्झाम्स देतोय, रिपिटेशन होत आहे. आणि ती मुलं मग का टॉप नाही करणार? कारण त्यांच्याकडे एकच मोटो आहे की मला इथं IIT-लाच जायचंय किंवा मला नीटलाच जायचंय. त्यांच्याकडे हाच मोटो आहे, त्यांच्याकडे दुसरा मोटो नाही. आणि जर पालकांचा म्हणजे त्यात मीही आलो, जर माझ्या विद्यार्थ्याकडून माझ्या पाल्याकडून जर हाच मोटो असेल, माझा दुसरा मोटो नसेल, तर बाकीच्या विषयांकडे विनाकारण एक्स्ट्रा करिक्युलम ॲक्टिव्हिटीजकडे विनाकारण लक्ष देण्यात काही मजा नाही, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. माझे काही मित्र पण याच्यामध्ये होते. मी गेल्या वर्षीच आदरणीय बालराजू सरांना या विषयावरती बोललो होतो. जर तुमच्याकडे असं जर तुम्ही फुल टाईम आमचे विद्यार्थी जर घेत असाल तर त्याचं काय असेल ते आपण करूयात, आणि मग आम्ही कुठेतरी मुलांना बरोबर हे करतो. आता मी राहुल सरांशी पण बोललो, त्यांचाही विचार चाललेला आहे की इथं स्कूल काहीतरी डेव्हलप करण्याचा. जर स्कूलचं तुमचं परमिशन नसेल तर आम्ही आमच्या पद्धतीने स्कूलिंग करून घेतो कुठे करायचं ते. मात्र तुम्ही आमची मुलं फुल टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आणि मैथमेटिक्स. कितने लोग तैयार है इसके लिए? देखिए सर, क्या होता है, 2-4 लोग तैयार होते हैं हर बार, उसके लिए क्या बोलते हैं, परवड़ता नहीं है. क्योंकि उसके लिए फुल टाइम करने के लिए ना हमको अभी क्या कर रहे हैं, हम जो हमारे 11-12 टीचर्स है उनको ही एडजस्ट कर रहे हैं वीकेंड के लिए, तो बैलेंस हो रहा है ना. परवड़ना समझते हैं आप? ये वाला ये परवड़ना चाहिए. नहीं तो नगर जैसे जगह में इतने बेस्ट फैकल्टी को रख के चलाना उतना आसान नहीं है. तो अगर मैं फुल टाइम करता हूं ना तो मुझे एक्सक्लूसिव टीचर्स सिर्फ उन बच्चों के लिए अलग से रखना पड़ेगा, उनको हाई पैकेजेस देके यहाँ पे बैठाना पड़ेगा. जैसे देखो, लो पैकेज से भी फैकल्टी मिलते हैं, काम चलाने के लिए काम चला सकते हैं, पर मुझे काम नहीं चलाना है तो मैं कब का शुरू कर दिया होता. काम चलाना है, ऐसे ही मॉडल बनाना है तो कब से होता. पर मेरा विचार है कि जब शुरू करना है तो बेस्ट होना चाहिए. मतलब क्वालिटी डिलीवर करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए. स्ट्रेंथ सफिशिएंट है तो हम 100% मेरे पास करने के लिए क्षमता भी है, पोटेंशियल भी है, पर उतने लोग आते नहीं है ना. ये विचार सबका अभी तक देखिए 6th क्लास के लिए, क्लास फाउंडेशन के लिए कितने स्ट्रेंथ हमारे पास बहुत कम रहेगा. अवेयरनेस यहाँ पे आता है 8वीं से, थोड़ा 8वीं 9वीं 10वीं पेरेंट्स भेजते हैं. 8वीं के नीचे बहुत कम लोग क्लासेस वगैरह ये गोल सेट करते हैं. बहुत 10वीं के बाद सोचते हैं काय करायचे, आता PCM करायचे की PCB करायचे, कॉमर्स करायचे की आर्ट्स करायचे. थोड़ा अवस्था यहाँ पे अलग है. तो ये चीजें पूरे में इजीली सेट हो जाएगा. अब जिन्होंने भी यहाँ पे शुरू किया ना, उनको क्लास बंद करके जाना पड़ा है. जिन्होंने ये मॉडल यहाँ पे चालू किया उनका क्लास बंद हो गया है, क्योंकि अवेयरनेस भी उतना नहीं है और उतना कमिटेड पेरेंट्स नहीं है कि उनके बच्चों को उस लेवल पे तैयारी कराना है. अगर आप तैयार है तो अगले साल मैं शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सारे फैसिलिटी है. कितने लोग तैयार है फुल टाइम बच्चों को भेजने के लिए? 8वीं से 9वीं से फुल टाइम सिर्फ यही पढ़ाई करने के लिए, IIT की, नीट की. देखिए कितने पेरेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ा समय हमारे पास, मैं इसमें और भी कोई पेरेंट ने शायद लिखा है इसमें और हमारा भी थोड़ा सा फायदा ऐसा रहेगा सर. अभी हम जिसमें भी स्कूल में CBSE में पढ़ा रहे हैं कहीं पे भी, तो वहां का भी तो नियर अबाउट 45 या 50 तो चार्ज है ना हमको. जो भी स्कूल में पढ़ा रहे तो उनका भी 55 या 54 वो जा रहा है, और ट्रैवलिंग का भी जा रहा है, तो वो रकम हो जाएगा. तो जरा देखिए आप. चलेगा सर. एक्चुअली कुछ और पेरेंट्स ने भी डाला है सेम. आप कोई पॉइंट पढ़ना है आपको? लास्ट एक पॉइंट पढ़ लीजिए बस, फिर मैं आंसर करता मॅक्झिमम हूं. सुधारणेमध्ये रिस्पॉन्स, नीड मोटिवेशन स्टुडंट, स्टेज डेअरिंग इन फ्रंट ऑफ टीचर. मॅक्झिमम मोटिवेशनशी रिलेटेडच सगळ्यांना implement मोटिवेशन आलेले आहेत. पाहिजे. स्टुडंट अटेन्शन शेअर विथ पर्सनल पेरेंट्स विदाउट नोईंग स्टुडंट. थैंक यू सर. सब हम पढ़ने वाले हैं कल, एक पॉइंट सब निकाल के. माइक, थैंक यू वेरी मच सर. लेट मी रिप्लाई 2-3 थिंग्स मैं ऐड करता हूँ इसके अंदर. मीटिंग एंड करने का समय आ गया है.
देखिए फर्स्ट काउंसलिंग के लिए हमारे पास स्पेशल स्टडी काउंसलर है, तो यहाँ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ स्टडी काउंसलर। तो वी हैव निकिता मैडम दिस ईयर फॉर स्टडी काउंसलिंग। तो निकिता मैडम खुद यूपीएससी प्रीलिम्स उसने क्रैक कर लिया है। शी वॉज टॉपर इन हर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वो टॉपर रह चुकी है। बिकॉज अच्छे से पढ़ाई करता है, वही पढ़ाई के बारे में बातचीत भी कर सकता है। शी इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, अभी वो मेंस तैयारी कर रही है। तो साथ में शी इज ऑल्सो स्टडी काउंसलर। तो आपको जब भी बच्चों को स्टडी काउंसलिंग की जरूरत पड़े, टाइम टेबल सेट करना है, गाइडेंस चाहिए, 1-to-1 मोटिवेशन चाहिए, तो आप जो है फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर है जोशी मैडम। जोशी मैडम आगे आइए। तो जोशी मैडम जो है यहाँ फाउंडेशन कोऑर्डिनेटर है, तो उनसे बातचीत करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। पहले से उसको बोलना पड़ेगा कि हमारे बच्चे को लेके आना है, तो फिर वो निकिता मैडम का टाइम आपका टाइम मैच करके हम मैडम सेट करके आपको टाइम फिक्स करेंगे। उस टाइम पे आप अपने बच्चे को लेके आ सकते हैं। 1-to-1 उनका स्टडी काउंसलिंग किया जाएगा। इसकी फैसिलिटी हमने ऑलरेडी इस साल किया है और आज इंट्रोड्यूस भी आपको करने वाले थे, कर दिए। जोशी मैडम है, जोशी मैडम का शी इज अ कोऑर्डिनेटर फॉर द फाउंडेशन। इनका नंबर हम ग्रुप में डाल देंगे, उनसे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट आप फिक्स कर सकते हैं। अब दूसरा जो मोटिवेशन की बात है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक और टॉपिक। देखिए हमने सोचा है प्लान ऐसे इस साल, जैसे मैंने बोला कि मैंने अभी मेरे हाथ में लिया है, सिस्टमेटिकली मुझे करना है। अभी पेरेंट्स मीटिंग में ये इंट्रोड्यूस करने के लिए भी आपको बुलाया है। ऑलरेडी जो लोग रेगुलर में है, कितने पेरेंट्स यहाँ पे फाउंडेशन प्लस रेगुलर में है? यस। तो आपको मैंने शायद अनाउंसमेंट किया भी होगा लास्ट मीटिंग में कि हम इस अगस्त से हर महीने एक वर्कशॉप करेंगे, एक्सक्लूसिव पेरेंट स्टूडेंट वर्कशॉप। कम से कम एक पेरेंट आपको फिक्स करना है साल भर के लिए, जो साल भर वही आना है। बिकॉज पेरेंट का मानसिकता बनाना भी उतना ही आवश्यक है जितना स्टूडेंट का। नहीं तो स्टूडेंट को मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा, घर पे गए पेरेंट की मानसिकता कुछ और ही बोलेगा, ये क्या करता है तुम ये सब, मेरा सारा मेहनत पानी में जाता है। बिकॉज जो चीजें हम सिखाने वाले हैं थोड़ा अलग है, अपडेटेड न्यू वर्जन है, आने वाले जनरेशन के लिए है। और बहुत सारे लोग अभी तक पुराने जमाने में ही जी रहे हैं। तो ये जनरेशन गैप के वजह से वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आता। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे वर्कशॉप के अंदर पेरेंट भी कंपलसरी प्रेजेंट रहेंगे स्टूडेंट के साथ। इट्स ए पेरेंट स्टूडेंट वर्कशॉप। पेरेंट्स मीटिंग नहीं है, वर्कशॉप है। ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। बिकॉज ये आउट ऑफ द बॉक्स है कर रहे हैं, ये कोई आपका फीस में इंक्लूडेड नहीं है, ना ही एकेडमी का पार्ट है। मैं खुद वर्कशॉप्स लेता हूं, मैं स्पीकर भी हूं, कोच भी हूं। तो मैं खुद चाहता हूं कि वर्कशॉप्स जो पेरेंट इंटरेस्टेड है, इस कुछ और लिखा है, उनके लिए वर्कशॉप हम करेंगे इसी हॉल में हर, तो माहौल भी चाहिए ना, हर महीने। तो इस अगस्त का पहला वर्कशॉप हम 3 अगस्त को कर रहे हैं, नेक्स्ट संडे 3 अगस्त में वृंदावन लॉन। ये बुक ऑलरेडी, तो हमने बाजू वृंदावन लॉन इसी के बाजू में वहां बुक किया है। तो वृंदावन लॉन में वर्कशॉप होगा। इस वर्कशॉप्स में क्या होगा, वी विल टॉक अबाउट स्टडी स्ट्रैटेजीज, है ना। स्टडी करते तो हैं पर कैसे करना है। वो बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क करा, स्मार्ट वर्क करा, पर स्मार्ट वर्क कसा करायचे ये हम वर्कशॉप में बताएंगे और सिखाएंगे, और फिर हैंड होल्डिंग करेंगे कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। क्योंकि प्रवचन तो बढ़िया रहता है, लोग ताली बजा के चले जाते हैं, पर इंप्लीमेंटेशन में आता नहीं है। सोचते हैं सर बात तो सही है, पर क्या करना कैसे है, करना कैसे है, ये वर्कशॉप, इसलिए वर्कशॉप ना, सेमिनार नहीं बोला मैंने। वर्कशॉप में हम करने का टेक्निक बताएंगे और सिंपल तरीके बताए कैसे घर पे बच्चे कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न है टाइम मैनेज नहीं होता है, बच्चों ये भी करना है, ये भी करना है। टाइम मैनेजमेंट हो सकता है। कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कौन से हैबिट्स है, सिर्फ दिन रात गधे की तरह पढ़ने से क्या हम सक्सेसफुल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसके साथ ऐसे कौन से हैबिट्स चाहिए, सक्सेस हैबिट्स हम बोलते हैं। हैबिट्स भी हमारे स्कोर के लिए बहुत काम आते हैं। अच्छे हैबिट्स, हैबिट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट वर्कशॉप में। हर वर्कशॉप में एक एक चीज को हम लेंगे और उसको परफेक्ट करेंगे। फोकस, वन थिंग वी विल टेक एंड फोकस एंड उसको मास्टर करेंगे। और हर महीने होगा, एवरी मंथ। तो अकाउंटेबिलिटी भी होगी। ये वर्कशॉप जो सिखाया पूरा महीने प्रैक्टिस करना है। जब नेक्स्ट वर्कशॉप में आप आएंगे तो रिपोर्ट दिखाना है। पेरेंट्स को एक ट्रैक शीट देंगे हम वर्कशॉप। ट्रैक शीट किसके लिए? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी हमने वर्कशॉप लिया से हर दिन बच्चे को एफर्मेशंस करना है, तो एफर्मेशंस करने का वर्कशॉप मैंने लिया। अब एफर्मेशन क्या है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
वर्कशॉप में बात करेंगे, ठीक है ना। तो एफर्मेशन बच्चों को बोला हर दिन करना है, तो पेरेंट को रिकॉर्ड रखना है, आज बच्चे ने क्या किया, हाँ किया, कल किया क्या किया। सुपरवाइजर कौन है, पेरेंट है। आप भाग नहीं सकते हो, सर हमने फीस भर दिया आपके पास, अभी आप देख लो, ऐसा होने वाला नहीं है। इट्स ए ट्रायंगल सक्सेस, पेरेंट, इंस्टीट्यूट एंड स्टूडेंट, तीनों मिलके मिलेगा बच्चे का सक्सेस। तीनों को साथ में काम करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो पेरेंट का काम है ट्रैक शीट में ट्रैक करना, आज हुआ है, कल हुआ है, परसों हुआ है। अगर पूरे महीने पर अगले वर्कशॉप तक बच्चे ने हर दिन इंप्लीमेंट किया बिना फेल, तो वर्कशॉप के 2 दिन पहले आपको इंटीमेट करना है, आपको नंबर 1 दिया जाएगा कि हमारे बच्चे ने पूरे महीने रिपोर्ट इसको फॉलो किया, आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो नेक्स्ट वर्कशॉप में स्टेज के ऊपर उन बच्चों को हम बुलाएंगे और उनके लिए होगी जोरदार तालियां और उनको मिलेंगे स्पेशल गिफ्ट्स, है ना। सो हर महीने बच्चों के पास अवसर होगा गिफ्ट लेने का, गिफ्ट ही गिफ्ट, है ना। मंथली गिफ्ट चाहिए क्या आपको, हर महीने गिफ्ट, तो हर महीने गिफ्ट पाने का अवसर है। अच्छे हैबिट डेवलप भी हो जाएंगे, गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स मिलेंगे आपको। तो एवरी मंथ हम ऐसे ट्रैक करेंगे, हैबिट डेवलप करेंगे। अगर कंसिस्टेंटली किया 1 साल 2 साल तो बदलाव होने की संभावना है। 1 बार 2 बार छोड़ेंगे तो बदलाव नहीं आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन ओनली व्हेन वी कंसिस्टेंटली पुट द एफर्ट टुगेदर, not that I put the effort, not that you put the effort, not that they put the effort, we put the effort। हम सब मिल के जो एफर्ट डालेंगे तब मिलेगा सक्सेस। और ये थोड़ा एजुकेशन से हट कर करना पड़ेगा। पढ़ाई तो चलती रहेगी, फाउंडेशन क्लास होते रहेंगे, पर सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही हमारा व्यक्तित्व बनता नहीं है। मैं रिसेंटली यहाँ शायद वो पेरेंट बैठे भी होंगे, नाम नहीं लूंगा। तो ऐसे हमारे एक पेरेंट, इनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके बड़े बच्चे को लेके आए थे, IIT मुंबई से पास आउट है, कॉन्वोकेशन बचा है, पर जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं है उसको, वो अप्लाई नहीं कर रहा है। पेरेंट्स परेशान है, काउंसलिंग लेके आए थे मेरे पास, सर प्लीज काउंसलिंग करिए। तो बहुत सारे बच्चे IIT में, हमको लगता है IIT में चला गया, MBBS कर लिया तो बड़ी बात है। नहीं जी, बहुत सारे MBBS डॉक्टर से, शायद मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, कुछ यहाँ पे डॉक्टर्स फील्ड के भी होंगे। कितने डॉक्टर्स यहाँ पे, या फिर डॉक्टर का मैनेजमेंट, है ना, कुछ है, कुछ गलत बोला तो बोलिए सर। मैंने देखा है BJ मेडिकल MBBS पास आउट डॉक्टर्स क्लिनिक खोल के बैठे और पेशेंट नहीं है, पेशेंट नहीं है। नगर में ही है, आप थोड़ा चक्कर मार के आइए, आपको दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे क्लिनिक है MBBS फ्रॉम BJ मेडिकल कॉलेज। अब बच्चे जब सिलेक्शन होता है तो कितना गर्व होता है, पर वहां से कंप्लीट करने के बाद अगर वो कुछ कर नहीं पा रहे तो फायदा क्या है। तो हमें बच्चों के अंदर ऐसे गुणों का विकास करना है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो। हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब मुझे पहले कैसा लगता था कि शायद लोग बहुत बढ़ गए हैं और कंपनी में जॉब नहीं है। पर मैं पिछले 2-3 साल से कंपनी के मालिकों के साथ वर्कशॉप्स करता हूं, साथ में मिलता जुलता हूं, नेटवर्किंग है हमारा पूरे भारत भर में कंपनी के साथ। जब उनसे मिलता हूं वो बोलते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज नहीं है, एम्प्लॉइज नहीं है। ये कैसे, ये बोलते हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, बोलते एम्प्लॉय नहीं है। मैं भी एक एम्प्लॉयर हूं, मैं भी कुछ पोस्ट के लिए 2 साल से अप्लाई, एक EA का पोस्ट के लिए मैं ट्राई कर रहा हूं, एम्प्लॉयर असिस्टेंट। 2 ईयर से मैं इंटरव्यूज दे रहा हूं, आज तक मुझे एक कैंडिडेट नहीं मिला है। मतलब इंटरव्यूज के लिए आ रहे हैं पर उनके अंदर वो स्किल नहीं है, वो सक्षम नहीं है, सिर्फ डिग्री लेके आते हैं बस। डिग्री से कोई थोड़ी जॉब देगा आपको। हमने डिग्री कर लिया सर तो क्या हुआ, आपके अंदर कुछ है कि नहीं, स्किल चाहिए, टैलेंट चाहिए, ये तो डेवलप किया नहीं है। चलो अगर कुछ ना स्किल टैलेंट है तो प्रॉब्लम क्या है, ऑनेस्ट नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, कब जाए गारंटी नहीं है, लॉयल नहीं है, अच्छे गुणों का विकास नहीं किया उनके अंदर। दोनों भी चाहिए कि एम्प्लॉयर अपेक्षा करता है कि मेरा एम्प्लॉय के अंदर स्किल भी हो और अच्छे गुण भी हो, धोखा देके भागने वाला हमको चाहिए नहीं। तो ऐसे लोगों की कमी है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। जॉब नहीं है इससे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। माफ कर, सच बोल दिया मैंने आपको, कड़वा सच है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वैसा तैयार करें पहले से ही जो खुद में सक्षम हो। पीपल शुड डिमांड फॉर देम, ये हमको चाहिए। अगर जॉब नहीं भी किया ना, खुद के पैर पे खड़े होना उसको आना चाहिए। आजकल इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, जरूरी नहीं है जॉब ही करना है करके।
इतने से पैसे कमाने के लिए दिन रात जॉब करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, 3-4 घंटे काम करके अधिक अधिक पैसा कमा सकते हैं। तो बच्चों में स्टार्टिंग थोड़ा सा हम वो डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे अभी से, तब जाके तब वैसे बनेंगे। देन वी सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट एंड वी बिकम रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो बहुत सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें जान लीजिए। हम शुरुआत छोटे से करना चाहते हैं, ड्रीम तो बहुत बड़ा है, तो इसीलिए हम चाहते हैं ये वर्कशॉप एक मेजर गेम चेंजर बन सकता है। मुझे लगता है मेरा विजन बड़ा है, पर शुरुआत यहां से करना है, परंतु वो कंसिस्टेंटली होना है। एक बार आप आएंगे अगली बार नहीं आएंगे तो नहीं होगा। इसमें आप जो अपेक्षाएं कर रहे हैं ना, बच्चे में डेवलपमेंट होना है, ये सब चीजें हो जाएगा, पर पेरेंट को भी समय निकालना है। क्या आप सब इस वर्कशॉप के लिए कंसिस्टेंटली आने के लिए तैयार है? तो हम ऑर्गेनाइज करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू रेडी फॉर इट? ओके, मेनी आर रेडी, बिकॉज अरेंज करने के लिए भी कुटाने, इट्स मैनेजमेंट एवरी मंथ, है ना। तो इस वर्कशॉप के लिए हम एक रजिस्ट्रेशन फी रखना चाहते हैं, बिकॉज फ्री का वैल्यू नहीं है, समझ गए। तो हम चाहते हैं कि हर एक वर्कशॉप का 1 लाख, ज्यादा हो गया है, हर एक वर्कशॉप के लिए 100 रुपए का फीस हम रखना चाहते हैं। 100 रुपए चलेगा? जस्ट टू मेक श्योर यू आर सीरियस अबाउट इट, है ना। और कितना एग्जैक्ट काउंट है हमको समझ में आएगा तो हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। और वो 100 रुपए भी मैं लेना नहीं चाहता हूं, उस 100 रुपए में कुछ स्नैक्स अरेंज कर देता हूं, है ना। बिकॉज एकेडमी की ओर से हम नहीं करेंगे, मेरी ओर से वर्कशॉप पूरा मैं अकेला होल्ड करूंगा, 1 मैन शो, आई विल टेक केयर ऑफ इट। जस्ट बिकॉज हॉल के लिए हमको देना पड़ता है पैसे, और हम चाहते हैं कि वर्कशॉप ड्यूरिंग वर्कशॉप बच्चों को लगता है कुछ तो खाने पीने को, तो उतने के लिए 100 रुपीज पर पर्सन का रजिस्ट्रेशन फीस होगा। तो इस वर्कशॉप में आप अपने बड़े बेटे, छोटी बेटी, जिसको भी लाना है उनको भी ला सकते हो, अगर इसका फायदा उठाना तो। मतलब इट शुड बी, आप सांदीपनी की हो, आपकी पूरी फैमिली कनेक्ट आप कर सकते हो वर्कशॉप्स के लिए। वर्कशॉप्स विल बी डिफरेंट। तो दिस विल बी स्टार्टिंग बिगिनिंग फ्रॉम 3 अगस्त। 3 अगस्त को पहला वर्कशॉप होगा, ठीक है। ऐसे करिए, फिर हर महीने वर्कशॉप चलता रहेगा। तो 1 महीने पहले आपको हम डेट फिक्स कर देंगे ताकि आप भी प्लानिंग कर सको। तो स्टडी काउंसलर भी है, वर्कशॉप्स भी है, इसमें आपके सारे कंसर्न सॉल्व हो जाएंगे। और स्कूल वाला कंसर्न मैंने बोला है, ऐसे भी हमारा प्लानिंग चल रहा है नेक्स्ट ईयर खुद का जेट एज गुरुकुल चालू करने का, जिसके अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट हम स्कूल में दे सके और बच्चों को ट्यूशन लगाने की जरूरत ना पड़े। मेरा विचार ये मेनली ये है कि बच्चों को खेलने के लिए समय मिलना चाहिए, जो आज हो नहीं रहा है। अभी वो पढ़ाई, स्कूल क्लास, खेलने कूदने को समय नहीं मिलता है। तो ये इंटेंशन से मेरा स्कूल का आइडिया था कि स्कूल में अगर हम ये सब चीजें करा के लेते हैं तो पेरेंट्स को भी ईजी है, डबल ट्रिपल फीस भरने की जरूरत नहीं है। स्कूल में फीस भरो, फिर रेगुलर क्लास के लिए फीस भरो, फाउंडेशन के लिए फीस भरो, नॉट रिक्वायर्ड। एक ही फी में तीनों हो जाए, फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा, और बच्चों को भी इतने सब चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह उनको सब कुछ मिलेगा, तो उनको थोड़ा खेलने कूदने को भी समय मिलेगा और बाकी चीजों के लिए भी समय मिलेगा। ये इंटेंशन से हमने स्कूल का आइडिया किया है। अभी पूरा ट्रस्ट हमारा बन चुका है, अभी हम उसको अप्लाई करने वाले हैं। आप प्रार्थना करिए कि अगले साल हमको परमिशन मिल जाए, तो नेक्स्ट ईयर स्कूल विल बी लॉन्चिंग। सो आई होप बाकी जो आपके कंसर्न्स है हम उसको लिस्ट आउट करने वाले हैं, और 1 बाय 1 जो पॉसिबल है हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम एक पेरेंट कमिटी बनाना चाहते हैं, to keep a transparency between the management and the parents, because as a parent आपकी विचार अलग है, हमारा विचार थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो हमको पेरेंट कमेटी के लिए कुछ पेरेंट्स चाहिए, और हम चाहते हैं कि हर एक वर्ग से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 को बिलोंग करने वाले एक दो पेरेंट हमें चाहिए, जिनके एक पेरेंट कमेटी बनाएंगे। और फिर कमेटी से हम डिस्कशन, क्योंकि बार बार ऐसा मीटिंग हर महीने करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे वर्कशॉप के अंदर मिलने वाले हैं, परंतु एक कमेटी रहेगी तो बहुत सारे आइडियाज हमको वहां से इनपुट्स मिलेंगे। सर बच्चों को ये दिक्कत आ रही है, अभी हम ये कर सकते हैं कि वो, तो हम थोड़ा प्लानिंग भी कर सकते हैं, और कमेटी पेरेंट के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकता है। जो भी आप में से पेरेंट कमेटी में जुड़ने के लिए इच्छुक है, और हम चाहते हैं स्पेशली पेरेंट कमेटी में वो रहे जो ऑलरेडी एजुकेशन फील्ड से कनेक्टेड हो, जिनको थोड़ा पता है एजुकेशन के बारे में, अवेयर है, वैसे पेरेंट्स जो इनपुट दे सके प्रॉपर। तो जो भी ये सेवा के रूप में करने के लिए तैयार है तो हम डिस्कस करेंगे। प्लीज आप इस सेशन के बाद मुझसे
मिली, विल हैव वन डिस्कशन, उसके बाद एक मीटिंग हम बाद में करें कैसे हम बच्चों के लिए और बेहतर हम क्या कर सकते हैं. वी विल गो आउट ऑफ द बॉक्स फॉर आवर चिल्ड्रन स्टेप बाय स्टेप. एक कोचिंग से बढ़कर और क्या क्या हम दे सकते हैं वो सभी हम प्लान करेंगे. और हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ समय की सीमा है. फाउंडेशन में इतने घंटे के लिए आना है टकाटक, उस पर ही बहुत लोड जाता है बच्चों को, 4-4 घंटे वीकेंड में आना. इसीलिए हम ज़्यादा कुछ ऐड उसके अंदर नहीं टूस पा रहे हैं. जितना हो सकता है हमारे टीचर प्रयास कर रहे हैं, टीचिंग करते करते जो पॉसिबल है वो दे रहे हैं, है ना. बट देन थोड़ा उसके अलावा हम सोचेंगे स्टेप बाय स्टेप साथ में मिलके. लास्ट में मैं चाहता हूँ पेरेंट्स मीटिंग एंड करने से पहले, बिकॉज 4:30 को हमारा 11वीं का पेरेंट्स मीटिंग है इसी लोकेशन पे 11th के. तो मैं चाहता हूं कि आप प्लीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एटलीस्ट 60-70%, है ना. तो हम चाहते हैं कि एक बार आप सभी हमारे लिए एक छोटा सा गूगल पे रिव्यू डाल दीजिए कि जो भी आपको लगा आज की पेरेंट्स मीटिंग में. एंड मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 5 स्टार दो, 4 स्टार दो, जो आपको लगता है वो दे दीजिए, सच्चाई जो है, ताकि आप, बिकॉज आजकल मैंने समझा कि सब रिव्यू देख के आते हैं. रिव्यू सिस्टम, कुछ भी खरीदने रिव्यू देखते हैं पहले, रिव्यूज क्या है. तो थोड़ा हमको भी आज तक तो मैंने कभी किया नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम ऐसे पेरेंट्स मीटिंग में. पर समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा और पूरे भारत भर जाने का प्लान है. कुछ पेरेंट्स ने बोला बहुत जल्द हम जाएंगे, तो हमारा भी प्लान है भारत भर के बच्चों को यहाँ पे लाना है, तो थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ेगा. तो रिव्यूज हमको चाहिए, पर जेन्युइन रिव्यूज चाहिए, जो आपके दिल से आपको लगता है. प्लीज पुट ए रिव्यू. एंड रिव्यू के लिए आपके लिए हमारे पास है पर्क. थोड़ा एडिशनल पर्क वेर इज पर्क पीपल. मैडम पर्क्स रेडी है क्या? बाहर आइए ना पर्क्स लेके. पर्क पता है, चॉकलेट. तो जिन बच्चों चॉकलेट खाने की इच्छा है तो प्लीज आप गूगल रिव्यू डालिए. रिव्यू के लिए लिंक अभी राहुल सर ग्रुप में डालेंगे. श्री सांदीपन एकेडमी का लिंक है. रिव्यू डालने के बाद जस्ट आपका रिव्यू दिखाइए, हमारे वॉलंटियर्स वहां पे आएंगे. हर रिव्यू के लिए आपको छोटा गिफ्ट है हमारी ओर से, छोटा सा पर्क, है ना. तो 5 मिनट्स टाइम फॉर द रिव्यूज प्लीज. एंड सिर्फ 100 पर्क है हमारे पास, जो फर्स्ट रिव्यू करेंगे उनको पहले मिलेगा.